और हफ्ते की आज शुरुआत कमजोरी भरी हुई क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भारतीय बाजारों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से निफ्टी लगभग 11,400 के नीचे बंद हुआ। अगर आप सेंसेक्स को भी देखेंगे तो 350 अंकों की गिरावट वहां भी दिखी और ये भी 38,000 के नीचे क्लोज हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार तेजी बनी थी तो इस तरह की मुनाफा वसूली थोड़ी सी वाजिब भी थी। जब कांस्टेंट मार्केट एक तरफा चाल दिखाते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे ब्रेक्स एक्सपेक्टेड थे भी, लेकिन निफ्टी 11,400 के नीचे फिसला है। बैंक निफ्टी की जरूर बात करेंगे जिसने मार्च के दौरान ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 10% से ज्यादा निफ्टी बैंक बढ़ा था, वहां भी थोड़ी सी दबाव आज के सेशन में बनता हुआ दिखा। तो ये है कुछ मेन इंडाइसेस की बात। लेकिन मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में भी 0.25% तक की कमजोरी आज के सेशन में आती हुई दिखी। अगर तमाम सेक्टर्स आज हम देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टर्स कमजोर ही आज बंद हुए हैं। दरअसल ग्लोबल मंदी के संकेत मिल रहे हैं, ऐसी आशंका है जिस वजह से हमने तमाम विदेशी बाजारों में भी गिरावट देखी और उसी का असर आज भारतीय बाजारों पर भी बनता हुआ दिखा। लेकिन कल बाजार का मूड कैसा रहेगा, किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा, या फिर ये कहें कि कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ रिसर्च हेड आशीष वर्मा मौजूद हैं। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं और जान लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। उसके बाद गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी आउटलुक लेंगे कल के मार्केट्स पर। लेकिन आशीष पहले आप बताइए कल के लिए ट्रिगर्स क्या है। देखिए, बैक टू बैक तीसरा दिन था आज भारतीय बाजारों में जब दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी वो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स हैं, अमेरिका में रिसेशन को लेकर जो डर लगा हुआ है। तो सबकी नजरें रहेंगी आज ओवरनाइट किस तरह के संकेत अमेरिकन मार्केट से आते हैं और ये ग्रोथ को कंसर्न्स को लेकर इक्विटी मार्केट्स में किस तरह का रिएक्शन रहता है। तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कल के लिए हमारे लिए वो होगा। इसके अलावा इवेंट स्पेसिफिक जो है माइंडट्री की बोर्ड बैठक होने वाली है। तो आपको याद होगा L&T के जो होस्टाइल टेक ओवर की बात माइंडट्री के मैनेजमेंट ने करी थी, तो उसके बाद अब इस बोर्ड बैठक में क्या निकल के आएगा। बायबैक पर लेकर विचार करने वाले थे लेकिन लग रहा है वो तो अटकता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कोई व्हाइट नाइट है क्या, L&T के टेक ओवर को रोक पाएंगे क्या इस कंपनी के प्रमोटर्स। उस बैकड्रॉप पे उन सबको देखते हुए माइंडट्री की बोर्ड मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इलाहाबाद बैंक कैपिटल रेजिंग प्लान पर विचार करने वाला है RBI और ये कल फोकस में होगा। डिस्कशंस होंगे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ट्रेड बॉडीज के साथ और साथ साथ जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनसे RBI मुलाकात करने वाला है और फोकस में होगा इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या व्यू बन रहा है और साथ साथ किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वापस बूस्ट करा जाए। साथ में RBI इस पर भी विचार करेगा कि H1 FY20 यानी वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही का बोरोइंग कैलेंडर क्या रहने वाला है, तो वो भी हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो ये वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिसेशन, ग्लोबल ग्रोथ को लेके कंसर्न्स, उस पे अगर कल सुबह कुछ क्लैरिटी हो तो ट्रेड करने में आसानी रहने वाली है। शुक्रिया आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो ग्लोबल मार्केट्स पर तो फोकस रहेगा ही, जहां अभी भी संकेत थोड़े सुस्त ही मिल रहे हैं, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरांग शाह भी मौजूद हैं जूजीत फाइनेंशियल सर्विसेज से। गौरांग नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, लगातार तेजी के बाद जो कमजोरी दिखी आज के बाजार में, 100 अंक ऑलमोस्ट निफ्टी लुढ़क गया, इसको देखकर थोड़ी चिंता करनी चाहिए या फिर ये लगातार तेजी के बाद एक महज मुनाफा वसूली है थोड़ी सी? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली आपका और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो पिछले हफ्ते शुक्रवार को शुरुआत की और मैं तो ये कहूंगा कि जो विश्व भर के बाजार में गिरावट आई वो शायद हमारी नकल कर रहे थे, क्योंकि शुक्रवार को करीबन 200 पॉइंट की गिरावट हमने सेंसेक्स में देखी। तत्पश्चात हमने देखा कि डाउ जोन्स, नास्डैक, यूरोपियन मार्केट्स, कैक, डेक, फुटसी और आज सुबह जब एशियाई मार्केट खुला तो गिरावट के साथ खुला। तो आज हमने थोड़ा बहुत और योगदान दिया नीचे की तरफ जाने के लिए और ये करेक्शन दीपाली तब आया जब हमने निरंतर 8 या 9 दिन तक ऊपर की तरफ के दायरे देखे। अब इसको मेरे ख्याल से चिंता का कारण को लेकर के देखे, मुझे ये मेरे ख्याल से वाजिब नहीं लगेगा। ये थोड़ी जल्दबाजी वाली सोच होगी। हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आशीष भी अभी जिक्र कर रहे थे। एक तो ऊपर के तरफ के दायरे तय कर लिए थे, दूसरा इस हफ्ते फ्यूचर्स और ऑप्शंस की एक्सपायरी है। इस हफ्ता निकलने के बाद अगले महीने हम शायद चुनावी चरण में चले जाएंगे, जिसको लेकर के शायद थोड़ी असमंजस परिस्थिति हो सकती है। और ये जो पिछले 8-9 दिन में ऊपर के तरफ के दायरे देखे वो केवल और केवल मात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से जो बड़ी मात्रा में खरीदारी हुई उसके आधार पर देखे। अब इतना ऊपर के तरफ के दायरे देखने बाद अगर 300, 400, 500 पॉइंट का करेक्शन भी आता है तो बाजार की सेहत के लिए मेरे ख्याल से ये अच्छा है। खाली एक ही है, FNO एक्सपायरी होते हुए
इस हफ्ते मेरे ख्याल से उठापटक वोलेटिलिटी जो है वो शायद थोड़ी बहुत और हावी हो सकती है। ठीक है। अच्छा गौरांग, एक व्यू अपना बैंक्स पर भी दीजिए आप, क्योंकि बैंक निफ्टी पूरे मार्च महीने के दौरान एक आउट परफॉर्मर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं, जो मार्च के दौरान या फिर फरवरी के दौरान एफआईज ने जोरदार खरीदारी की है, वो सबसे ज्यादा खरीदारी उन्होंने प्राइवेट बैंक्स में और स्पेशली 4 मेन बैंक है, वहां पर उनका फोकस ज्यादा रहा है। तो ये बताइए, आज या फिर शुक्रवार जैसे बाजार में अगर छोटी छोटी गिरावट इन बैंकों में मिले तो क्या खरीदारी का व्यू रखें, डिप्स पर खरीदे या फिर थोड़ा इंतजार करेंगे? और तो हमारी तो ये कवायद काफी लंबे समय से रही है दीपाली के, गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। चढ़ते हुए बाजार में तो सब सिकंदर बन जाते हैं और निवेश कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप लंबी अवधि का नजरिया सोच करके चलते हैं और गिरावट में खरीदारी करते हैं अच्छी सरकारी या फिर निजी बैंकों में, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अपने पोर्टफोलियो में होता हुआ दिखा। पहले तो ये महीना गुजरने के बाद अगले महीने जब नया महीना अप्रैल का शुरू हो जाएगा तो क्रेडिट पॉलिसी अप्रैल के महीने, और आज ही वित्त मंत्री साहब के साथ आरबीआई गवर्नर साहब की मीटिंग थी और इकोनॉमी की बातचीत हुई, क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के बाजार में, मुद्रा बाजार को लेकर के बातचीत हुई। मेरे ख्याल से अब ये सोच बना रहा है बाजार के, शायद अप्रैल के महीने भी अगर महंगाई दर सीमित दायरे में रही तो शायद और एक कटौती आपको आती हुई दिखेगी। अब उसी आधार पर मेरे ख्याल से काफी कुछ खरीदारी बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में हुई है। और इसको छोड़ करके अगर आप और 2 पहलू को ध्यान में रखें, एनसीएलटी और आईबीसी, तो वहां पर भी काफी बड़े बड़े निर्णय लिए गए और बड़े बड़े अकाउंट्स को रिजॉल्व किया गया है और बैंकों का जो बकाया था वो धीरे धीरे करके वापस लौट करके आएगा। इस सभी समीकरण को अगर मैं सामने रखता हूं तो हाँ, अच्छी बैंकों में खरीदारी का बिल्कुल मौका बनता है गिरते हुए बाजारों में लंबी अवधि के नजर से। ठीक है गौरांग, एक व्यू आपका जेट एयरवेज पर भी लेंगे। आज तो ये 16% की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन पहले खबर व्यूअर्स को बता देते हैं। दरअसल कर्ज निपटारे की दिक्कतों से कंपनी लगातार जूझ रही थी और अब फाइनली बोर्ड से एयरलाइन के फाउंडर और प्रमोटर नरेश गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। कंपनी एक्सचेंज को नरेश गोयल के इस्तीफे की औपचारिक तौर पर जानकारी दे दी है और आज जेट की एक अहम बोर्ड बैठक हुई जहां से ये खबर निकल कर आई है। साथ ही लेनदारों के रेजोल्यूशन प्लान को भी बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। यानी लेनदार अब जेट एयरवेज में करीब 1500 करोड़ रुपए की पूंजी डालेंगे। वहीं एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि लेंडर्स 2 महीने में एयरलाइन में 1500 करोड़ रुपए की पूंजी डालेंगे और इसी पूंजी से लेनदारों को जेट की 51% हिस्सेदारी मिलेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। As a result of this restructuring of equity, lenders have converted 1 rupee of their debt into 50.1%. So that is very clear from the communication to the stock exchange. Even with the today's current market price, there is a value in it. But at the same time, the instrument which is proposed, a 10-year instrument for 1,500 crore rupees, which will be a deep discount sort of NCD, but fully secured. So it is a fully secured funding. It is priority funding. It is interim funding for 2 months. That is good enough to make the operations of the airline normal very soon. And the effort would be that normalcy is restored and then sell Jet Airways as a going concern. और आज जो अहम बैठक हुई उसकी डिटेल्स लेकर हमारे संवाददाता सिल्की सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिल्की, ये तो बस काफी समय से बना हुआ था कि नरेश गोयल को स्टेप डाउन करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि आउटकम निकल कर आ भी सकता है, लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या जेट एयरवेज के साथ वो है पैसों की कमी। फंडिंग पर क्या कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, जैसा आपने बताया, नरेश गोयल जो कि फाउंडर चेयरमैन थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही वो बोर्ड में भी अब नहीं रहेंगे। उनकी पत्नी अनीता गोयल की तरफ से भी वो भी बोर्ड से बाहर हो गई हैं और इसके साथ ही जो एतिहाद के नॉमिनी थे केविन नाइट, वो भी बोर्ड से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा जो लेंडर्स हैं उन्होंने 2 नॉमिनीज को बोर्ड में इंडक्ट किया है और एक नई इंटरिम मैनेजमेंट को भी अप्रूवल दिया गया है, जो फिलहाल जब तक कि कोई एक नया पोटेंशियल इन्वेस्टर नहीं आ जाता है एयरलाइन के लिए, तब तक एयरलाइन के ऑपरेशंस की देखरेख करेंगी, उसे संभालेंगी, उसे चलाएंगी। और इन सब के लिए लेंडर्स ने इन्फ्यूज किया है 1500 करोड़ का फंड भी, जिसे कई तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पायलट्स और बाकी एम्प्लॉयज की सैलरी पे की जाएगी और लेसर्स को जिन्हें जेट के फ्यूल वगैरह तमाम ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए इस पूरे इन्फ्यूज्ड फंड का इस्तेमाल किया जाएगा।
शुक्रिया सिल्की आपका ये पूरी अपडेट देने के लिए। गौरांग, आप बताइए करना क्या है जेट एयरवेज में? जो एक बड़ी समस्या थी कि नरेश गोयल हटना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो स्टेक इसमें नहीं बेच पा रहे हैं, एक तो वो क्लैरिटी आई। 1500 करोड़ के इन्फ्यूजन के बाद भी अब एसबीआई कर रहा है। अपने हाई से 70% नीचे ये स्टॉक है, मौका है अब खरीदारी का या फिर अभी भी रुकना चाहिए? दीपाली, इस स्टॉक के ऊपर उड़ान क्षेत्र में हमारी बुनियादी तौर पर कोई राय नहीं है, इसलिए विशेष रूप में लेने बेचने की या बने रहने की टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा, क्या 1500 करोड़ की 1500 करोड़ की जो राशि की बात की जा रही है दीपाली, क्या ये राशि काफी है भविष्य को परिवर्तन करने के लिए और उड़ान को नियमित करने के लिए? मेरे ख्याल से एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरी बात, वो ऐसा कौन सा बड़ा निवेशक होगा जो आकर के अब कमान संभालने की कोशिश करेगा एक डूबते हुए एयरलाइन की? और हम सभी को पता है पायलट्स की 3 महीने की तनख्वाह बाकी है। ग्राउंड लेवल पे जो इंजीनियर्स है, ग्राउंड वर्क फोर्स है, उनकी भी तनख्वाह बाकी है। और जरूरत से ज्यादा जो हवाई जहाज है वो वापस लिए गए लेसॉस की तरफ से। अब इसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से क्या 1500 करोड़ की जो रकम है वो काफी होगी या और जरूरत पड़ेगी, तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन मैं जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाने की मैं थोड़ी राय दूंगा और थोड़ा चौकन्ने रहने की भी राय। तो ये बताइए क्विकली एक चीज और गौरांग, ये एविएशन स्पेस में जेट पर तो आपने अपना व्यू दिया, लेकिन खरीदारी का व्यू किसी और स्टॉक पर है, स्पाइस जेट या फिर इंडिगो? हालांकि इंडिगो अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों के नजदीक अब कारोबार कर रहा है। तो इसी इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन पर हमारी आईपीओ के समय पर भी निवेश की राय थी, सब्सक्राइब की राय थी, और तत्पश्चात हमने बुनियादी तौर पर सिर्फ इंटरग्लोब एविएशन उड़ान क्षेत्र में एक अच्छी कंपनी है जो हमें अच्छी लगती है, और जरूरी नहीं है कि 52 हफ्तों की ऊंचाई पर चल रहा हो तो और ऊपर नहीं जा सकता। गिरावट मिलती है आने वाले समय में स्थानीय संकेतों को लेकर के, चुनाव को लेकर के, तो एक बहुत बड़ा मौका होगा निवेश करने के लिए। तो इंटरग्लोब एविएशन ये स्टॉक है जो कि गौरांग को पसंद है, 1384 पर कारोबार कर रहा है और अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों के बेहद नजदीक अभी आ चुका है। लेकिन अब बात करेंगे कि कल की स्ट्रैटेजी आपको निफ्टी पर स्पेशली क्या बनानी है। हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत की है, नोट कर लीजिए स्ट्रैटेजी। सर्वेश श्रीवास्तव से हमने बातचीत की, उनका व्यू है कि कल आपको बेचने की रणनीति अपनानी है। 11250 ही नीचे की तरफ लक्ष्य रहेगा निफ्टी पर और स्टॉप लॉस आपको 11417 के नजदीक मेंटेन करना होगा। तो ये सर्वेंद्र की स्ट्रैटेजी निफ्टी पर कल के लिए। इसके अलावा विकास सालुंखे का भी व्यू सिमिलर है, लक्ष्य उनके थोड़े से अलग है, लेकिन मानना उनका यही है कि बेचने की रणनीति आपको अपनानी है। कल 11270 का लक्ष्य रहेगा नीचे की तरफ और 11400 ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो यहां भी बेचने की ही सलाह है निफ्टी पर। इसके अलावा नीरव वखारिया, इनका व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है, या फिर ये मान के चल रहे हैं कि गिरावट में आपको खरीदारी करनी है। अगर 11250 के आसपास आपको मिलेगा इंडेक्स तो वहां पर खरीदना है, 11430 का उस स्थिति में टारगेट रखना है और 11290 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आप बात कीजिए, अब वो स्टॉक्स आप नोट कर लीजिए जहां पर कल आपको ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। टेक्निकल ब्रेकआउट स्टॉक, जहां पर आज एक ब्रेकआउट आया है, टेक्निकली चार्ट्स पर मजबूत लग रहा है। प्रदीप और चंदानी का व्यू है कि सिम्फनी, जो कि आज 2.5% मजबूती के साथ बंद हुआ, कैश मार्केट का ये स्टॉक है, आप खरीदिए कल के लिए। कल के सेशन में 1400 के टारगेट रहेंगे, 1308 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अब बात करते हैं वायदा से फायदे की, यानी एक डेरिवेटिव स्टॉक जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। 6.5 रुपए मजबूत बंद हुआ कैनफिन होम्स का फ्यूचर 330 के लेवल पर। कल आपको खरीदना है ये 345 के टारगेट के लिए, 320 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये है स्ट्रैटेजी आपके लिए डेरिवेटिव स्टॉक पर। लेकिन निवेश के मौके कहां हैं, अब ये जानते हैं और रुक करते हैं वैल्यू पिक का। बताइए गौरांग, आपकी पसंद क्या है इस समय निवेश के हिसाब से? तो दीपाली, हमने रियल एस्टेट सेक्टर में से एक स्टॉक को चुना। ये दक्षिण भारत की एक कंपनी और काफी बेहतरीन तरीके से जो प्रोडक्ट्स है उस पर काम कर रही है। कंपनी का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट्स, और खास करके जिस तरीके से जीएसटी में परिवर्तन किया गया है रियल एस्टेट सेक्टर के जो दरें थी उसको लेकर के सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल को और भी जोर दे रही है। और अगर आने वाले समय में जो एक मांग रियल एस्टेट सेक्टर काफी लंबे समय से कर रहा है जीएसटी काउंसिल के पास, वो है सीमेंट के जो दर है 28% के, अगर उसको नीचे ला करके कम किया जाता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन रियल एस्टेट सेक्टर में और भी आएगा। ये कंपनी की बैलेंस शीट काफी सक्षम है। तिमाही नतीजों के आधार पर हमने हमारा लक्ष्य लंबी अवधि के नजरिए से 330 का रखा है। ये एक बहुत ही कॉन्जर्वेटिव टारगेट है 330 का। अगर नतीजे अच्छे है और आने वाले समय में परिवर्तन जो उम्मीद करते हैं अगर वो आ गए तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ भी लेके जाएंगे।
तो प्रेस्टीज एस्टेट ये स्टॉक पसंद है गौरांग को, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है वैल्यू पिक के तौर पर। लंबी अवधि का नजरिया है, 330 का टारगेट आपको रखना है और मार्च महीने के दौरान ही ये स्टॉक ऑलमोस्ट 15-20% चढ़ा भी है, लेकिन अभी भी अपने हाई से नीचे है, तो यहाँ से और स्कोप है इसके ऊपर जाने का। 330 के टारगेट के साथ आप खरीदिए। आपके जो तमाम सवाल हमें मिले हैं उनको शो में शामिल करते हैं। गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और एक सवाल जो हमें मिला है वो शिवाजी वानखेड़े ने भेजा है पुणे से, और सवाल है इनका बीएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 650 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और खरीद का भाव है 96 रुपए। 91 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। गौरांग अपना व्यू दीजिए। इनफैक्ट मार्च के दौरान ही अच्छा रनअप इस स्टॉक ने लिया है, 80 से चलकर ये 91 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, 96 तक भी गया था इनफैक्ट, लेकिन अब ये थोड़े से नुकसान में करें क्या? कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है और सरकार के तरफ से डिफेंस को लेकर के काफी अच्छे ऑर्डर इनको आज ही हमने देखा, करीबन 250-300 करोड़ का ऑर्डर कोचिन शिपयार्ड को मिला सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से डिफेंस को अपग्रेड करने की बात सरकार कर रही है, मेरे ख्याल से एक मौका बहुत बड़ा है, बशर्ते के नजरिया आपका लंबी अवधि का, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करने की सलाह है। मुकेश ने सवाल भेजा है कानपुर से, इंडिया सीमेंट पर 500 स्टॉक्स हैं इनके पास, खरीद भाव है 95 रुपए 50 पैसे का। यहाँ पर क्या व्यू रखें गौरांग? हालांकि जो हाल ही में रैली बनी है इसमें सीमेंट स्टॉक्स ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया नहीं है किसी एक आध दिन को छोड़कर, यहाँ इनके लिए क्या सजेशन है आपके लिए? दक्षिण भारत स्थापित ये कंपनी है और खपत जिस तरीके से सीमेंट की ऊपर जाएगी, जो भी कदम सरकार उठा रही है, और अगर एक स्थिर सरकार बनती है आने वाले 1.5-2 महीने में, तो मेरे ख्याल से जो ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको दुरुस्त किया जाएगा और नया ढांचा बनाया जाएगा और उसी सभी में सीमेंट की जरूरत लगेगी। यहाँ पर भी अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे, और अगर गिरावट में 80 के नीचे मौका मिलता है खरीदारी करने का तो ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। ऑन डिप्स आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 80 के आसपास मिले तो और खरीद दीजिए स्टॉक को। निरेश ने सवाल भेजा है जयपुर से, इन्फोसिस पर इनका सवाल है, 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 740 के भाव पर। यहाँ भी इनके खरीद भाव के आसपास ये ट्रेड करा है, शायद ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है, क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है इन्फोसिस। गौरांग अब क्या करेंगे? जी हाँ, और एक मैनेजमेंट में बदलाव को लेकर के जो टिप्पणियां आई थी नतीजों के बाद तीसरी तिमाही की इस वित्तीय साल के दीपाली, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी है और अच्छे स्तर पर इनका निवेश है, लंबी अवधि के लिए बने रहे। ठीक है, लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह है। JR खेमनाई ने हमें सवाल भेजा है अहमदाबाद से, इमामी पर इनका क्वेश्चन है। 200 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं 530 के भाव पर। क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अब गौरांग इमामी पर? कंजम्पशन से जुड़ी हुई एक मझौली कंपनी, और हाल ही में कुछ खबरों को लेकर के एक गिरावट हमने देखी थी, लेकिन इनके प्रोडक्ट काफी प्रसिद्ध है और लोगों को काफी अच्छे लगते हैं इनके प्रोडक्ट्स, और आने वाले समय में काफी अच्छा लॉन्च भी इनों का लाइनअप है। ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भागों से मांग काफी ऊपर जा सकती है, पहले तो बने रहे, और इस स्तर पर भी जहां पर आज बंद हुआ है इमामी का शेयर, अगर ये चाहे तो और भी हो सकता है। ठीक है, तो इमामी पर होल्ड का व्यू है, ये सजेशन है, आप अपने इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। शुक्रिया गौरांग आपका इस शो में शामिल होने के लिए, मार्केट्स पर कल के लिए आउटलुक भी देने के लिए और तमाम सवालों पर भी अपनी राय देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से आप जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।